नमस्कार दोस्तों, रतन जी इस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी पर आधारित भारत और विश्व का भूगोल की यह पुस्तक जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी की पुस्तक है उन सभी को एक साथ मिलाकर के इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेषकर बात करें दोस्तों तो ये स्टेट पीसीएस लेवल तक की एग्जाम को ये कवर करने वाली पुस्तक है। और इसके साथ साथ ही जो कांस्टेबल या इसके अलावा बात करें तो एसआई अर्थात दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसको भी ये कवर करने वाली पुस्तक है। इसके विषय सूची को एक बार देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि पहला जो अध्याय है वह है दोस्तों कक्षा 6 का। और कक्षा 6 का जो न्यू एनसीईआरटी की पुस्तक है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर किया गया है। इसके अलावा बात करें तो इसी टॉपिक में जो पुराने ओल्ड एनसीईआरटी का कक्षा 6 का जो पुस्तक है उसके भी प्रमुख टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और उससे संबंधित सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके पहले की वीडियो में तो हम लोग कक्षा 6 का जो न्यू एनसीईआरटी का पुस्तक है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, इसको पूर्ण रूप से 8 के 8वां अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग पुरानी एनसीईआरटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें कि हमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक को कवर करना है। और उन 4 टॉपिकों की बात करें दोस्तों वो है अफ्रीका, उसके अलावा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसमें और भी विषय सूची में देखें तो इसमें और भी टॉपिक हैं जो कि कक्षा 7 से है और कक्षा 7 में भी नए और पुराने एनसीईआरटी के प्रश्नों को इसमें दिया गया है। उसके बाद में बात करें तो कक्षा 8, कक्षा 9 इसी तरह करते दोस्तों कक्षा 12 तक के इसमें जितने भी टॉपिक है उसको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग दोस्तों जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कक्षा 6 का जो ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक है उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज पुरानी एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक का, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना विलंब करते हुए चलते अपने सेशन की ओर और शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कक्षा 6 का जो ओल्ड एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पुस्तक है, अर्थात देश और उनके निवासी का भाग 1, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसका पहला ही टॉपिक है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। तो आइए दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं आज के सेशन के बारे में। और एक बार फिर से मैं बोलूँ कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख के वहाँ से आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हम लोग अफ्रीका के बारे में। पहला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति रचनाओं या संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये यूरोप से अलग होता है। और किस आकृति या किस स्थलाकृति की रचना के द्वारा अलग होता है तो ये होता है दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि और उसके बाद में भूमध्य सागर से। कहने का मतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वह यूरोप से जिब्राल्टर जलसंधि और भूमध्य सागर से अलग होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अलग होता है। जबकि जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में बात करें तो जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है तथा भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों, अगर हम लोग विश्व के मैप को देखेंगे तो जिब्राल्टर संधि के या जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि यह स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है, जबकि जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। इसके साथ में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। दोस्तों, वह स्थलाकृति जो है वह स्वेज नहर, उसके बाद में लाल सागर और बाब अल मंदेब जलसंधि, ये तीनों के तीनों जो स्थलाकृति हैं वो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 अर्थात स्वेज नहर, लाल सागर और उसके बाद में बाब एल मंदेब जलसंधि। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, स्वेज नहर एवं बाब एल मंदेब जलसंधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर के बारे में बात करें तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि इसके अलावा बात करें तो ये अरब के सिनई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी करती है। दोस्तों, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है।
वहीं बाब एल मंदेव जल संधि के बारे में बात करें तो यह लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के जितूनी और उसके बाद में सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से जोड़ती है या यमन से जोड़ती है, अलग करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वह है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अगर हम लोग विश्व का ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो उसे देखने से स्पष्ट होगा कि जो पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है वो एकदम पठार की तरह दिखाई देगा। और अफ्रीका का पठार जो है दोस्तों वो दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है, जबकि अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वत का भी शिखर है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो अफ्रीका का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वह है दोस्तों माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ है दोस्तों, ये है पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। दोस्तों एटलस पर्वत जो है वो कहाँ है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में एटलस का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वह दोस्तों उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भाग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को देखें तो कह रहा है अफ्रीका में 2 छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं और इसके उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत फैला हुआ है। दूसरी पर्वत श्रेणी की बात करें तो दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ में है और इसे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं। दोस्तों एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका का नवीन मूड़दार पर्वत माना जाता है, या एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका का नवीन मूड़दार पर्वत है तथा इस पर्वत का विस्तार जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया और उसके साथ साथ ही ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो माउंट टेबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है दोस्तों माउंट टेबकल। इसके बाद में अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन की महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है। दोस्तों महान भूभ्रंश घाटी की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की एक विशेष भौतिक लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। इसका डिस्क्रिप्शन है अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। और भूभ्रंश घाटी धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से ही बनती है और ये एक लंबी और गहरी घाटी होती है। दोस्तों इसके दोनों किनारे जो हैं वो दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। दोस्तों यह मालवी झील के दक्षिण में उत्तर से लाल सागर, वहीं बात करें तो स्वेज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है और इसलिए ही इसे महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार काफ़ी दूर तक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है। दोस्तों नील नदी का उद्गम जो है वो है विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया। कहने का मतलब है कि नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है और नील नदी जो है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यह नदी जो है वो विषुवत के निकट से भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकल करके उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। दोस्तों नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है और वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर। कहने का मतलब है कि नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कहने का मतलब है कि नील नदी का विस्तार कहाँ तक है। दोस्तों नील नदी जो है वो सहारा रेगिस्तान से होती हुई एक लंबी यात्रा करती है और जाकर के भूमध्य सागर में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं बात करें तो मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है उसका विकास नील नदी घाटी में ही हुआ है और श्वेत नील एवं नीले नील इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कहने का मतलब है कि जो नील नदी है उसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और वे कौन कौन सी है, वह एक दोस्तों श्वेत नील और दूसरी है नीले नील। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो 8 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथन विक्टोरिया झील के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है।
पहला कथन है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका में भी मिलती है। और इसके अलावा बात करें तो जो विक्टोरिया झील है इसी के ऊपर से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही कथन है। इसका व्याख्यात्मक तथ्य या इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि उपयुक्त दोनों के दोनों कथन सही है। और इसके अलावा बात कह रहा है अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियाँ पानी से भरी हुई है, जिन्हें कि झील कहते हैं। और इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं, जिसमें से कि एक विक्टोरिया झील भी है। और विक्टोरिया झील की बात करें तो ये तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। दोस्तों इस झील अर्थात विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और पहली झील की बात करें तो वह दोस्तों सुपीरियर झील अर्थात मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, वह है सुपीरियर झील। और उसके अलावा दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों, दूसरे स्थान पर जो स्थान आता है वो आता है दोस्तों किस झील का आता है, तो वो आता है दोस्तों विक्टोरिया झील का। इसके अलावा बात करें तो नील नदी जो है वो इसी झील से निकलती है। कहने का मतलब है कि नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन की नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो ये जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जाम्बेजी नदी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है और यह जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। कहने का मतलब है कि जो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात निर्माण हुआ है वह है दोस्तों जलप्रपात जो है उत्तर अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात पर ही या नियाग्रा जलप्रपात से ऊंचा और चौड़ा है। इसके अलावा बात करें तो इस जलप्रपात का जो स्थानीय भाषा में नाम रखा गया है वह है दोस्तों धुआं जो गरजता है। और इसका अर्थात इस प्रपात की चौड़ाई की बात करें तो इसका चौड़ाई है दोस्तों 2 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके अलावा 10वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल या सहारा डिजर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग जो है वह है दोस्तों मरुस्थल। और सहारा जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल माना जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर सावधानीपूर्वक विचार करिए। कथन कह रहा है कि अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। यह कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा इसका कारण कह रहा है कि नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। ये कथन जो है ये कारण जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरीके से केवल कथन ए सही हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल कथन ए सही है जबकि आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। और इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती है और इसी कारण नाव या जलयान इन नदियों में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। दोस्तों विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाने वाला जो जगह है वह है मृत घाटी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मृत घाटी। अर्थात मृत घाटी जो है वो दुनिया का सबसे अधिक तापमान वाला जगह है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ लगभग साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा तापमान जो है वो कैलिफोर्निया की डेथ वैली या मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जो कि संसार का सबसे गर्म स्थल है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो एनसीईआरटी में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान को सबसे अधिक गर्म स्थान माना गया है।
इसके अलावा अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन की, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित यहाँ पे पहला कथन है कि अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो विषुवतीय वर्षा वन है उसमें उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वह है कि अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, जो कि ये भी सही बात है। दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दोनों के दोनों कथन सही है। दोस्तों अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण ही इन क्षेत्र का जो अधिकतर भाग है वहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, या यहाँ के जो अधिकतर भाग हैं वे घने वनों से ढके हुए होते हैं, और इन वनों को ही उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय या विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। कहने का मतलब है कि जो वर्षा वन है उसके उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेश में जो बारिश होती है वो कब होती है, वो ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, और यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है और यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से काफ़ी कम होती है। दोस्तों इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो सामाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। और वनस्पति के नाम के बारे में बात करें तो वनस्पति के नाम पर यहाँ ज़्यादातर घास ही उगती है, और लंबी और मोटी घास वाले इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हीं क्षेत्रों को सवाना कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सवाना घास का जो क्षेत्र है या सवाना घास का जो मैदान है वहाँ पर लंबी और मोटी घास पाए जाते हैं। इसके बाद में इसका जो अगला पॉइंट है वो है कि सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी मरुस्थल है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है वो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। कहने का मतलब है कि जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करती है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में यदि भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो ये पाई जाती है उत्तरी तटीय प्रदेश में और इसके अलावा दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी तटीय प्रदेश में और दक्षिण तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 3 ये दोनों सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ पर बिल्कुल शुष्क रहती है। दोस्तों इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अफ्रीका के जो उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उसके कारण ही इस प्रदेश में शीत ऋतु में अधिक ठंडा नहीं पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। इस प्रकार की जलवायु जो है दोस्तों वो रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों विश्व स्तर पर देखें तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। वहीं लिम्पोपो नदी के बारे में बात करें तो यह नदी जो है अर्थात लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मातुपो अर्थात डेलागुआ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, और गिरते क्रम में दोस्तों ये मकर रेखा को 2 बार काटती भी है। इसके अलावा अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ है, एक सूची है नदी का और दूसरा सूची है बांध का। नदी और बांध से सही सुमेलन करना है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नील नदी के बारे में। नील नदी पर कौन सा बांध है, तो दोस्तों नील नदी के बारे में बात करें तो इस पर असवान बांध है, जबकि जाम्बेजी की बात करें तो जाम्बेजी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है, वो है करीबा बांध। इसके अलावा नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी पर कैंची बांध है, जबकि नीली नदी पर है दोस्तों सिन्नार बांध। इस तरीके से इस मिलान के अनुसार देखें तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जाम्बेजी नदी पर करीना बांध का निर्माण किया गया है तथा जिम्बाब्वे और जांजिया की सीमा पर अवस्थित
कारीबा झील इसी बांध का एक जलाशय भी है। इसके अलावा बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इस पर आसमान बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों, मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील आसमान बांध का एक जलाशय है। इसके अलावा बात करें तो नाइजर की या नाइजीरिया की जो नाइजर नदी है उस पर कैंजी बांध बनाया गया है, जो कि सिनार बांध झील की सहायक जबकि सिनार बांध की बात करें तो ये सिनार बांध जो है वो नील नदी की सहायक नदी नील नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है। दोस्तों, दो कथन दिया गया है किसके संदर्भ में, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में, और बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए और दो ये दोनों सही है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। डिस्क्रिप्शन है इसका कि सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है और यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चलवासी जनजातियाँ जो है वो पशुओं के बड़े बड़े झुंड पाली जाती है या पालती है, और इस कारण से सवाना प्रदेश जो है पशुओं के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है, जबकि यहाँ पर या इससे यहाँ पर पाए जाने वाले जो इस्पात के उत्पादन है उसमें बहुत बाधा पड़ती हुई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन की बड़े आकार की और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग की बात करें दोस्तों तो शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन होगा कि बड़े आकार वाले और तेज दौड़ने वाले जो पक्षी शुतुरमुर्ग हैं वे अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दोस्तों, दो कथन दिया गया है, दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि विश्व में जो क्रोमियम का सबसे अधिक उत्पादित वाला देश है वह है दोस्तों कौन सा है, वह है दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा दूसरा है किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कहने का मतलब है किम्बरले जो है वो बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये बात सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरीके से केवल और केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला जाता है। इसके अलावा यह एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती है। कहने का मतलब है कि क्रोमियम जो है उस पर जंग नहीं लगता है, ये जंग रहित होता है या जंग रोधी होता है। इस प्रकार से कथन एक सही है। वहीं बात करें हीरे के भंडार के बारे में तो हीरा का भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र जो है वह है किम्बरले, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो जोहान्सबर्ग जो है वो स्वर्ण खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात स्वर्ण का खनन सबसे अधिक कहाँ होता है, वो होता है दोस्तों जोहान्सबर्ग से। इसके अलावा अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दो कथन दिया गया है। पहला है कि अफ्रीका में कैगो के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा अर्थात कॉफ़ी की समान ही लोकप्रिय पेय है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घना और इसके अलावा बात करें तो आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। दोस्तों, उपयुक्त दोनों के दोनों जो कथन को बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले कोको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। दोस्तों, कैको के वृक्ष से कोको प्राप्त किया जाता है, जबकि कहवा अर्थात कॉफ़ी के समान ही कोको को भी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ माना जाता है और इससे चॉकलेट भी बनाई जाती है। दोस्तों, कैको के वृक्ष जो है वो विषुवतीय निम्न प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। इसके अलावा बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका के देश जो है वह है आइवरी कोस्ट, इसके अलावा घाना और नाइजीरिया ये कोको की बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। जबकि घाना के बारे में बात करें तो घाना में ताकोरदी या ताकोराती, इसके अलावा कुमासी और अकरा के क्षेत्र को कोको त्रिभुज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। इसके अलावा बात करें तो कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं और कोला के फलों से च्युइंगम भी बनाए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को देखना है।
जंजीबार और पेम्बा के बारे में बात करें तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ये कथन जो है वो असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अर्थात केवल एक असत्य है, जबकि इन दोनों द्वीप में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन किया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। इसका डिस्क्रिप्शन है, कथन एक जो है वह सत्य है, अर्थात जंजीबार और पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है तथा ये दोनों के दोनों जो द्वीप है वे संसार में सबसे अधिक या प्रमुख लौंग उत्पादक देशों में से एक माने जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न की, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पर लोगों के द्वारा स्वाहिली भाषा जो है वो सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है और समझी जाती है। इस तरीके से सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वाहिली। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हमारे देश की भांति यहाँ भी कई 100 भाषाएं बोली जाती है, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इसमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिससे वे अपने प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सकते हैं तथा इसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, अरबी और स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्वाहिली भाषा जो है, स्वाहिली भाषा को बोलने और समझने वाले अधिक लोग मिलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन की, सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाला लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं। दोस्तों सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं और इसमें मुसलमान, ईसाई और सर्वात्मवादी कई जनजातियों का धर्म है और यहाँ प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित होता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अर्थात अफ्रीका का सिंह कौन कौन से देश से शामिल हैं। कहने का मतलब है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कहते हैं या अफ्रीका का जो सिंह कहते हैं उसमें कौन कौन सा देश शामिल होता है, तो उसमें होता है दोस्तों सोमालिया, उसके बाद में इरिट्रिया, जिबूती और इसके साथ साथ में इथियोपिया। कहने का मतलब है कि ये चारों के चारों जो देश हैं वे अफ्रीका का सिंह कहे जाते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो कि अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। दोस्तों मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है, इसलिए ही इसे नाम दिया गया है अफ्रीका की सिंह। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश शामिल होते हैं या स्थित हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया और नाइजीरिया के बारे में 3 कथन दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। नाइजीरिया के बारे में बात करें तो दोस्तों नाइजीरिया में नाइजर नदी यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है जिन्हें कि हरमटन कहते हैं, ये बात सही नहीं है। इसके अलावा तीसरा कथन है कि नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तेल ताड़ का जो वृक्ष है वो विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह से पैदा होता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। इस तरीके से इसके सही ऑप्शन को देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1 और 3 सही है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कथन 1 सत्य है। दोस्तों नाइजर जो है वो नाइजीरिया की प्रमुख नदी है और इसी नदी के नाम पर ही इस देश का नाम नाइजीरिया पड़ा हुआ है। दोस्तों यह नदी अर्थात नाइजर नदी जो है वो गिन्नी की खाड़ी से या गिन्नी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर के बहती है। इसके अलावा जो कथन 2 है वो असत्य है। दोस्तों नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। दोस्तों आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है और इन्हीं हवाओं को ही दोस्तों हरमटन कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा कथन है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है और वो कथन है कि नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है और तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह से पैदा हो जाता है। दोस्तों इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं और फलों के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन की
अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है मिस्र, और मिस्र को ही नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मिस्र जो है वह नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में से एक माना जाता है, और इसी कारण से ही इस देश को अर्थात मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है और इन हवाओं को खमसीन कहते हैं? दोस्तों अफ्रीका का वह देश है मिस्र। कहने का मतलब है कि अफ्रीका के देश मिस्र में ही अप्रैल और मई के महीने में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है, और इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें खमसीन कहते हैं। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का एक भाग है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है, और इसलिए ही मिस्र का अधिकतर भाग जो है वो मरुस्थल है। दोस्तों इस भाग में आबादी नहीं के बराबर होती है, और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में ही अर्थात अप्रैल और मई के महीने में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है, और इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें खमसीन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों नीचे 4 कथन दिया गया है, और चारों कथन में से बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वह है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ये सही बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन का चयन करना था। जबकि कथन डी जो है वो कह रहा है कि यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को ही विल्ड कहा जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कथन 3 असत्य है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरा का पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। दोस्तों इस पठार के पूर्वी किनारे पर ही ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो पठारी प्रदेश हैं वो घासों से ढके होते हैं, और इसी घास को ही दोस्तों क्या कहते हैं? विल्ड कहते हैं। यहाँ पर डच भाषा यह जो है दोस्तों विल्ड जो है वो एक डच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का 29 नंबर प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों 3 कथन दिया गया है, और तीनों के तीनों कथन को बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला कथन है कि तटीय भागों को छोड़कर के देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर केवल तटीय भागों में ही बारिश होती है और अधिकांश भाग जो है वो शुष्क होते हैं। इस तरीके से दूसरा पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी बारिश होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि जो है वो पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, उसके अनुसार यह देखने को मिल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर अच्छी बारिश तो होती है, लेकिन वो जो सारी की सारी वर्षाएं होती है वो होती है कहाँ पे दोस्तों? वो पहाड़ी भाग पर होती है। अर्थात दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वो पहाड़ी भाग है, और पहाड़ी भाग पर बारिश होने की वजह से वहाँ पर बारिश तो होती है लेकिन कृषि नहीं हो पाती है। इस तरीके से ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा कथन कह रहा है कि ऑरेंज और वोल नदियाँ जो है वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में सभी कथन सही है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उपयुक्त तीनों के तीनों कथन सत्य है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर के देश के शेष भागों में अधिक बारिश नहीं होती है। दोस्तों बारिश की मात्रा की बात करें तो बारिश की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, किंतु दक्षिण तटीय प्रदेशों में वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है उसमें अच्छी बारिश होती है, किंतु इस भाग को अधिकांश भूमि जो है या इस भाग की जो अधिकांश भूमि है वो पहाड़ी होने की वजह से कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उत्तरी मध्य भाग जो है या उत्तरी मध्य भाग में ही वेल्ड प्रदेश की भूमि उपजाऊ मानी जाती है या उपजाऊ है, तथा देश के पश्चिमी भाग के बहुत बड़े हिस्से जो है वो पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है।
इस तरीके से यह कौन सा प्रदेश माना जाएगा दोस्तों, यह एक सूखा प्रदेश माना जाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। इसके अलावा बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर ड्रिंकेन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है और इन्हीं पर्वतों से ऑरेंज और वाल नदियां निकलती है। इसके बाद में 30 नंबर प्रश्न हम लोग का रहेगा। 30 नंबर प्रश्न है, नीचे दो सूची दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2, इन्हें सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 के बारे में बात करें तो पहला है जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। जबकि पोर्ट सईद की बात करें तो पोर्ट सईद का मिलान होगा मिस्र से। इसके अलावा इबादान की बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों नाइजीरिया से। इबादान की बात करें तो इबादान का मिलान नाइजीरिया से होगा, और नैरोबी की बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों केन्या से। इस आधार पर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है और यह एक व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र भी है। इसके अलावा बात करें तो मिस्र का पोर्ट सईद अर्थात बार सईद स्वेज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह एक क्या है दोस्तों, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके अलावा इबादान की बात करें तो इबादान नाइजीरिया का एक प्रमुख नगर है और यह भी एक व्यापारिक केंद्र है। जिसके बाद में बात करें तो नैरोबी क्या है, नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। इसके बाद में अब हम लोग का दूसरा कॉन्टिनेंट मिलेगा और दूसरा कॉन्टिनेंट है वह दोस्तों दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करें तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं। दोस्तों लैटिन अमेरिका में जो शामिल क्षेत्र है वह है दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। कहने का मतलब है कि चारों के चारों जो क्षेत्र हैं वे लैटिन अमेरिका में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त में सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से ही लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है और फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली व इतालवी भाषा की जननी लैटिन भाषा को ही माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका देशों पर विचार करिए। दोस्तों ये दक्षिण अमेरिकी देश है, 5 देश दिए गए हैं और पांचों देश में से बताना है कि कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है। दोस्तों स्थलरुद्ध देश की बात करें तो स्थलरुद्ध देश हो जाएगा पराग्वे और इसके अलावा बोलीविया। कहने का मतलब है कि ये 5 देश अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, गुयाना और सूरीनाम, ये 5 देश दिए गए हैं और ये पांचों के पांचों देश दक्षिण अमेरिकी देश हैं। और इन 5 देशों में बताना है कि कौन सा देश जो है वो स्थलरुद्ध देश है। तो वह स्थलरुद्ध देश है दोस्तों पराग्वे और बोलीविया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 2 और 3 बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उपयुक्त में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थलरुद्ध जो देश हैं वे हैं पराग्वे और बोलीविया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में बात करें तो वह है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एंडीज। दोस्तों एंडीज पर्वत जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है और ये कहाँ है दोस्तों, ये है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कैरेबियन सागर से लेकर के ये सुदूर दक्षिण तक फैली हुई है। इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है। दोस्तों 4 कथन दिया गया है और चारों कथनों में से बताना है कि इंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो कि पहला ही कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल इंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में सही है, अर्थात इंडीज पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है और इंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर भी हैं। जबकि पेटागोनिया इंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। कहने का मतलब कि पेटागोनिया क्या है, पेटागोनिया है दोस्तों एक शीत मरुस्थल है और ये कहाँ है, तो ये इंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में ही अवस्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पहला कथन जो है वो गलत है, अर्थात इंडीज जो है वो हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अर्थात कहने का मतलब है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वह हिमालय, और दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों इंडीज। इसके अलावा बात करें तो यह नवीन वलित पर्वत है और धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को 2 विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण ही धरातल के वलय अर्थात मोड़ पर पड़ गए, इसलिए ही इसे वलित पर्वत कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो
अकांकागुआ इंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है और इंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर भी हैं। दोस्तों इनमें से कुछ सक्रिय हैं और कुछ अन्य प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी भी हैं। इसके बारे में बात करें तो इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप जो है वो काफ़ी सामान्य बात हुई, अर्थात यहाँ पे जनरली ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है और भूकंप भी आता रहता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो अगला पॉइंट है पेटागोनिया इंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र माना जाता है। कहने का मतलब कि पेटागोनिया जो है वो इंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। दोस्तों पेटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम में सूखे भागों में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। इसके अलावा 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो वह है माउंट कोटोपोक्सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माउंट कोटोपोक्सी। दोस्तों दिए गए विकल्पों में इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपोक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अर्थात इस तरीके से माउंट कोटोपोक्सी की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों, इसकी अवस्थिति इक्वाडोर में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान इंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच में फैला हुआ है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि मध्यवर्ती मैदान का अधिकतर भाग जो है वो ओरिनेको, अमेजन और पलाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान इंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच में फैला हुआ है। दोस्तों इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग जो है वो ओरोनिको, अमेजन और पलाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो पराना, पराग्वे, ड्रगवे और उसकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को ही पलाटा कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। दोस्तों 3 कथन दिया गया है, तीनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब कि जो एंडीज पर्वत है वो अर्जेंटीना और चिली के मध्य में ही स्थित है और मध्य में स्थित होने की वजह से अर्जेंटीना और चिली के बीच में एक सीमा का निर्माण करता है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। कहने का मतलब है कि अर्जेंटीना क्यों इतना समृद्धशाली है, तो इसका कारण है कि इसके पास उत्तम घास की भूमि है जिसे कि पंपास के नाम से जाना जाता है और पंपास घास के वजह से ही अर्जेंटीना काफ़ी समृद्धशाली माना जाता है। इस तरीके से यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोग को गाउचो कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अर्जेंटीना में जो पशु पालने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें गाउचो कहा जाता है। इस तरीके से सारे के सारे कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है, जबकि अकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा बात करें तो अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। दोस्तों पंपास गहरी बारीक मिट्टी से बना हुआ है और इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। दोस्तों हजारों सालों से धूल भरी आंधियाँ पश्चिम के सूखे क्षेत्रों से चट्टानों के बारीक कण को ला करके परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती रहती है, जिन्हें की लोएस कहा जाता है। दोस्तों अर्जेंटीना की जो मुख्य वनस्पति है वो है घास और यहाँ की मूल घास जो है वो कम पौष्टिक थी। इस प्रकार से इसके स्थान पर अल्फा अल्फा और दूसरी घास यूरोप से ला करके लगाई गई है। इसके अलावा बात करें तो अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े चारागाही फर्मों में पाला जाता है, बड़े चारागाही फर्मों में पाला जाता है और इन फर्मों का प्रबंधन बड़े बड़े कारखानों की तरह ही किया जाता है और पशुओं की जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें गाउचो कहा जाता है। दोस्तों गाउचो जो है वो यूरोपीय तथा अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को यदि हम लोग मिलाने का प्रयास करें तो सूची 1 है कि सेलवास का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेजन नदी द्रोणी के विषुवतीय वर्षापन से, अर्थात एक का मिलान हो जाएगा 4 से। इसके अलावा लानोस की बात करें तो लानोस का मिलान हो जाएगा दोस्तों
ओरिनोको या ओरिनोको नदी द्रोणी के घास के मैदान। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसके अलावा जो ग्रान चोको है इसका मिलान हो जाएगा उत्तरी अर्जेंटीना की पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास से। इसके अलावा पंपास की बात करें तो पंपास का मिलान हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास की भूमियां है। इस तरीके से इसके मिलान के आधार पर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है जो कि संसार की सभी नदियों के अधिक जल बहा करके ले जाती है। दोस्तों अमेजन नदी की द्रोणी जो है वो विषुवतीय वृत्त के निकट स्थित है। अतः यहाँ की जलवायु जो है वो विषुवतीय है और इसलिए ही यहाँ पर विषुवतीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं। दोस्तों इन्हीं वनों को स्थानीय नाम सेल्वास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध है और ये घास जो है ये जो है दोस्तों ये घास भूमि प्रदेश हैं, जबकि उत्तर में ओरिनोको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेशों का स्थानीय नाम लानोस है, जबकि दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में इन्हें कैंपोस कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट है कि उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु जो है वो सूखी रहती है और यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। दोस्तों इस प्रदेश में घने वन और घासों से ढका होता है। कहने का मतलब है कि इस प्रदेश में घने वन मिलेंगे और जितने भी क्षेत्र होंगे वो अधिकांश क्षेत्र घासों से ढके हुए मिलेंगे। दोस्तों इनके स्थानीय लोग जो हैं वो इन प्रदेशों को ग्रान चाको के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो अर्जेंटीना और उरुग्वे की समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और यहाँ की जो दशाएं हैं वो गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ की जो जलवायु है वो गेहूं के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि के वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। दोस्तों 3 कथन दिया गया है और तीनों कथन में से बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली का जो गर्म मरुस्थल प्रदेश है उसी प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल कहा जाता है, जबकि आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बात करें तो चिली जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है और चिली का चुक्विकमाटा नामक स्थान जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को आटाकामा मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली के भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि चिली जो है वो संसार में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 3 कथन दिया गया है और तीनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि ब्राज़ील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा तीसरा है कि रबर के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जायरे नदी द्रोणी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है और जिसमें कि विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी रहते हैं। दोस्तों अमेजन नदी द्रोणी के अधिकतम वन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जबकि इन वनों में वासला नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। इस प्रकार से कथन एक जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि ब्राज़ील में ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा पाया जाता है और इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि मोम किससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मोम प्राप्त किया जाता है कार्नोबा के वृक्ष से।
और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों ब्राज़ील में। और इस मोम का उपयोग जो है वो जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती बनाने तथा फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से कथन 2 भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि अमेजन नदी द्रोणी रबर के वृक्षों का मूल स्थान है, लेकिन अब संसार के दूसरे भागों में जैसे कि मलेशिया में रबर के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं, जिसके कारण इन बागों से प्राप्त सस्ती रबड़ की तुलना में अमेजन की रबड़ महंगी पड़ती है। इस प्रकार से कथन 3 असत्य है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 के बारे में हम लोग बात करें तो सूची 1 में वृक्ष है और दूसरी तरफ सूची 2 में उस वृक्ष से प्राप्त उत्पाद हैं। इस तरीके से सूची 1 के बारे में बात करें तो पहला है सिनकोना। सिनकोना से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? सिनकोना से कुनैन औषधि प्राप्त होता है। जबकि चिकिल की बात करें तो चिकिल से च्युइंगम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा येरबा की बात करें तो येरबा से चाय की पत्तियों के समान होता है। और इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में क्वेबेरेको से टैनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है, ब्राज़ील के वनों में पाए जाने वाली सिनकोना वृक्ष की छाल से ही कुनैन तैयार किया जाता है और कुनैन जो है वो मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है और येरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है और इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। इसके अलावा बात करें तो क्वेबेरेको ग्रान चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है और इस पेड़ का नाम का अर्थ है दोस्तों कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसके बाद में बात करें तो इसकी लकड़ी जो है वो बहुत कठोर होती है और इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मोंटाना का कहते हैं? दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर जो वन पाए जाते हैं उन्हीं वनों को मोंटाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मोंटाना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है, एंडीज पर्वत के या एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को ही मोंटाना कहते हैं और इसमें कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? दोस्तों विश्व के जो सबसे बड़े शिकारी पक्षी है उसका नाम है कोंडोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोंडोर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिण अमेरिका विशेषतया अमेजन नदी द्रोणी में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। दोस्तों कोंडोर जो है वो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना जाता है, जबकि रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है जो कि दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी के जैसा ही होता है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका का कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग। और ऑस्ट्रेलिया का जो एमू पक्षी है उसी के जैसा रिया एक पक्षी है जो कि ये भी उड़ने में असमर्थ होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का 15 नंबर प्रश्न। और 15 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिया गया है और तीनों कथनों पर बताना है कि कौन सा कथन सही है या बताना है कि उपयुक्त विशेषताएं किस जीव के संदर्भ में है। दोस्तों पहला है विशेषता है कि दक्षिण अमेरिका में यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। उसके बाद में बताना है कि पर्वतीय क्षेत्रों पे इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। और फिर तीसरा पॉइंट है कि यह लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। दोस्तों इतनी विशेषता वाला जो जीव है वो कौन सा है? वह है लामा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लामा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऊपर की दी गई विशेषता लामा के संदर्भ में है जो कि दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है। दोस्तों यह जानवर जो है वो ऊंट प्रजाति का माना जाता है जो कि एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। इसके अलावा बात करें तो ग्वानाको एक प्रकार का जंगली लामा है जो कि पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो एंट ईटर तथा आर्मेडिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों से बचे रह गए हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है जो कि चीते से भी अधिक बलवान होता है। इसके अलावा बात करें तो जैगुआर भी एक शिकारी जानवर ही है और ये दोनों जानवर पेड़ों पर रहते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा 16 नंबर प्रश्न को देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दोस्तों यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और तीनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि दक्षिण अमेरिका में अधिकार या अधिकांशतः या अधिकतर पशु जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों में होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र जो है वो अर्जेंटीना और चिली है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से 1 और 3 सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है, दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान है और इन पर बड़ी संख्या में भेड़, बकरियों तथा अन्य पशुओं को मुख्यतः ऊन एवं मांस प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। दोस्तों अधिकतर पशुपालन जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों में ही होता है। इसके अलावा बात करें तो इन देशों की घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व कम थे, इसलिए ही इसके स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास लगाई गई है। दोस्तों अल्फा एक फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है तथा मिट्टियों की उपजाऊपन को भी बनाए रखता है। इसके अलावा भेड़ पालन के क्षेत्र में या भेड़ पालन के जो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो वो अर्जेंटीना और चिली का क्षेत्र है, जहां पर अधिक मात्रा में भेड़ पालन होता है। इसके अलावा मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना की प्रमुख उद्योग माना जाता है। इस तरीके से 17 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित या विभिन्न देशों एवं खनिज संसाधनों के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों इसमें हम लोग 2 सूची को मिलाने का प्रयास करेंगे। सूची 1 में हम लोग देश को देखेंगे और सूची 2 में उसके खनिज संसाधन को देखेंगे। इस तरीके से सबसे पहले बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील का जो खनिज संसाधन है वो है लौह अयस्क, जबकि बोलीविया का है दोस्तों टीन। इसके अलावा चिली की बात करें तो चिली का है तांबा, जबकि वेनेजुएला का है खनिज तेल। इस आधार पर देखें तो इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है, दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं और ब्राज़ील के लौह अयस्क भंडार जो हैं वो विश्व के बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। दोस्तों चिली जो है वो विश्व में तांबा का प्रमुख उत्पादक है, जबकि बोलीविया में बड़े पैमाने पर टीन का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो वेनेजुएला और त्रिनिदाद तथा टोबैगो द्वीप में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं और त्रिनिदाद की बात करें तो त्रिनिदाद में तारकोल भी मिलता है। इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दोस्तों 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि दक्षिण अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट की बहुत बड़े भंडार है। कहने का मतलब है कि दक्षिण अमेरिका का जो आटाकामा मरुस्थल है उसमें नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं, जिसका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि पेरू के तट के पास गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य भंडार हैं। इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और चिली का नाइट्रेट उत्पादक जो है वो देश के प्रमुख स्थान है। कहने का मतलब है चिली का नाइट्रेट उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान आता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि पेरू के तट के पास गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य भंडार हैं। इसके अलावा बात करें तो बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीपों में बड़ी संख्या में गुआने पक्षी रहते हैं, जिनका जीवन जो है वो पूर्णतः मछलियों पर निर्भर होता है। अर्थात जो गुआनो नामक पक्षी है वे मछलियों को ही अपना खाद्य बनाते हैं। ऐसा अनुमान है कि पक्षी आसपास के सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं और आसपास के लोग इन मछलियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और इस प्राकृतिक खाद से वे सभी तत्व हैं, अर्थात इन प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व हैं जो कि पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न हम लोग का होगा 19 नंबर प्रश्न।
दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? दोस्तों फजेंडा की बात करें तो फजेंडा जो है वो ब्राज़ील में कहवा के बागानों को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है और इन्हें ही फजेंडा कहा जाता है। दोस्तों कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है और इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। दोस्तों एक बड़े फजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हज़ार मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसका अगला पॉइंट है कि कहवा जो है वो अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढालों पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी वर्षा एवं उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। इस तरीके से अगला प्रश्न होगा हम लोग का 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों विश्व स्तर पर कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाने जाने वाला जो बंदरगाह है उसका नाम है सेंटोस, अर्थात सेंटोस बंदरगाह को ही कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सेंटोस बंदरगाह। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह जो है वो विश्व स्तर पर कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसलिए ही इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। दोस्तों ब्राज़ील का साओ पोलो दक्षिण अफ्रीका में कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या जो है वो दबाव को कम करने के लिए ही सेंटोस बंदरगाह का विकास किया है। दोस्तों साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहा जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो कॉफ़ी को ले जाने के लिए ही होता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पहला प्रश्न है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? दोस्तों वह देश है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम बारिश होती है या कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का होगा 2 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों 3 कथन दिया गया है और तीनों ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में दिया गया है। बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है, अर्थात इस तरीके से हम लोग बात करें तो मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एकदम बीचों बीच से निकलती है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के ये लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। इसके अलावा बात करें तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है और यह महाद्वीप का लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया को मुख्यतः 3 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है या 3 भौतिक भागों में बांटा जाता है। पहला है दोस्तों पश्चिमी पठार, दूसरा है मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा तीसरा है पूर्वी उच्च भूमि। इसके अलावा बात करें तो मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है, अर्थात इसके अलावा बात करें तो मकर रेखा जो है वो एकदम ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का होगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पहला कथन है कि पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग जो है वो मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा है कि पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट है कि यह पठार एक नवीनतम पठार है, जिसके कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। यह कथन जो है सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अर्थात केवल 3 गलत ऑप्शन है। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है वो भारत के दक्कन के पठार की भांति ही पुरानी चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ पर अनेक खनिजों की बड़े भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों लौह अयस्क और सोना यहाँ की प्रमुख खनिजें हैं। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कार्पेट्रिया की खाड़ी से लेकर के महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन है कि इस भाग में पर्याप्त बारिश होती है या पर्याप्त वर्षा होता है, जिसके कारण यहाँ
कई नदियों का उद्गम स्रोत है। ये कथन सही नहीं है, केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कथन 2 जो है वो असत्य है। वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमियों का अधिकतर भाग जो है वो बहुत ही शुष्क है। सौभाग्य से कुछ जल उत्स्रुत कूपों से मिल जाता है और ये कुएं बहुत बड़े या बहुत गहरे खोदे जाते हैं। दोस्तों, इन गहरे कूपों से पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो वह है मर्रे नदी, और इसके बाद में बात करें तो वह है डार्लिंग नदी। अर्थात मर्रे और डार्लिंग ये 2 नदियाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मर्रे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियाँ जो है वो पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है और इन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध जो है वो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अर्थात ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ये एक पर्वत है, और यह पर्वत कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है और यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। इसके अलावा बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है और यह उत्तर में ये चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये संकरी और ऊंची है। इसके अलावा 7वां नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, 2 कथन दिया गया है और दोनों में से बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों के द्रोणियों अर्थात अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि मर्रे और डार्लिंग जो नदियाँ है ऑस्ट्रेलिया की, इसका अपवाह क्षेत्र मध्यवर्ती निम्न भूमि में ही है, अर्थात यह मध्यवर्ती निम्न भूमि में ही ये नदियाँ बहती है। इसके बाद में दूसरा है कि मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में अयार झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2 ये दोनों सही है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोणियाँ हैं, जिसमें मर्रे एवं डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों, ये नदियाँ जो हैं वो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर के बहती है और इन निम्न भूमि प्रदेश से होकर के बहने वाली जो सभी नदियां हैं वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, इनमें से अधिकतर जो नदियां हैं वो अंतःस्थलीय झीलों में ही जाकर के गिरती है और इस प्रकार से मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में अयार झील के चारों ओर एक बहुत बड़ा भाग जो है वो अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति है और उस प्रवाल भित्ति को ही ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। दोस्तों, प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है वो प्रवाल नामक एक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से लगातार जमाव के कारण होता है। दोस्तों, प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र की तल्ली से चिपके रहते हैं और प्रवाल जो है वो उष्णकटिबंधीय समुद्रों की स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह से पनपते हैं। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह ग्रेट बैरियर रीफ का काफ़ी तेजी के साथ क्षय हो रहा है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है कि ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है, जबकि इसका कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भाग या ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। इस कथन और कारण के आधार पर देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हो रहा है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जो है वो कैसा है, वह है शुष्क, अर्थात ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन जो है वो समुद्र की ओर से चलती है और इसके परिणाम स्वरूप कई भागों में बारिश भी होती है। इसके अलावा बात करें तो पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाले इन पवनों के लिए रुकावट होती है और इसलिए ही वर्षा जो है वो पश्चिम की ओर बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो
ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हुई है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है, ये घास की भूमियां कहाँ फैली हुई है, ये ज़्यादातर मर्रे और डार्लिंग नदी की द्रोणी में फैली हुई है और इस घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाउन्स। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया में घास की भूमियां जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है उष्ण कटिबंधीय तथा दूसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय। दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास की भूमियां हैं जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदी की द्रोणी में फैली हुई है और उसे ही डाउन्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है। दोस्तों जो युग में सुमेलित है उसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो सामान्य वृक्ष है वह है यूकेलिप्टस, जो कि बिल्कुल सही सुमेलन है। इसके बाद में बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास की भूमियां जो है वो डाउन्स है, जो कि ये गलत है। इसके अलावा शुष्क क्षेत्र की या अर्ध शुष्क क्षेत्रों की जो मुख्य वनस्पति है वह है साल्ट ब्रूस, जो कि बिल्कुल सही सुमेलन है। इस तरीके से 1 और 3 बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष हैं और इन्हें प्रायः गम अर्थात गोंद वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास की भूमियां उत्तर में फैली हुई है तथा इसे सवाना कहते हैं। इसके अलावा डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है और इसका दूसरा युग में जो है वो गलत है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ऊपर के प्रश्न में जिक्र किया था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार की भूमियां पाई जाती है, एक उष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां है और दूसरा है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां। चूँकि हम लोग जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सवाना कहते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे डाउन्स कहेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसके मुख्य वनस्पतियां जो है दोस्तों वह है साल्ट ब्रूस और मुल्गा। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में साल्ट ब्रूस और मुल्गा नाम की मुख्य वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। 2 कथन दिया गया है और दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कलगुरली सोना खनन का प्रमुख क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका से संबंधित पहला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों वो महाद्वीप है अंटार्कटिका और अंटार्कटिका महाद्वीप को ही विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अंटार्कटिका जो है वो आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता है, परंतु यह पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए या देने में अनोखे अवसर प्रदान भी करता है। इसलिए ही इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान भी किए जाते हैं या बहुत सारे अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही संसार का यही एक अकेला महाद्वीप है जो कि सदा अर्थात हमेशा बर्फ से ढका रहता है और बर्फ से हमेशा ढके रहने की वजह से ही इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पहला कथन है कि अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बेहतर तटीय मैदान है। दोस्तों यहाँ पर तो हमेशा बर्फ ढका रहता है, तो फिर तटीय मैदान होने की संभावना ही नहीं उत्पन्न होती है, तो इस तरीके से यही कथन जो है वो गलत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कथन को देखें तो कह रहा है कि क्वीन मॉड पर्वत जो है अर्थात क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है तथा शीत ऋतु में सूर्य कभी उदय नहीं होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है।
इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी जो है वो गलत है। तो इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि दूसरा कथन असत्य है। अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका का अधिकतर भाग जो है वो ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। दोस्तों यहाँ का समुद्र तट जो है वो खड़े ढाल वाला है, और यहाँ तटीय मैदान जो है वो नामात्र को भी नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई तटीय मैदान नहीं है। इस तरीके से अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य वनस्पति है वो है लाइकेन और मॉस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि लाइकेन और मॉस ये अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य वनस्पतियाँ हैं, जबकि अंटार्कटिका का अधिकतर भाग जो है वो ठंडा मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुतायत है। दोस्तों पेंगुइन, समुद्री पक्षी तथा सील यहाँ की बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और वे सागरों में व्हेल भी पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन और संभवतः इस सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को जो चारों ओर से जो महासागर घेरे रहता है उस महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी महासागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि इस बर्फीले महासागर को, अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले जो महासागर हैं उसका नाम है दक्षिणी महासागर, और यह एक ठंडा महासागर है। और इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की जलवायु जो है बहुत ही कठोर है, और संसार में सबसे कम तापमान जो है वो यहीं की है, इसी महाद्वीप की है, जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड आंकी गई थी, और यह दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु में अंकित की गई थी। इसके अलावा बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जा पाता है। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण विराम लगाएंगे, और इस प्रश्न के साथ ही हम लोगों ने जो ओल्ड एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके 6 क्लास का जो ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक है उसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में जब हम अगले सेशन में चलेंगे तो अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 7वां अर्थात 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, और फिर उसके बाद में 7th क्लास की ही ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक को भी देखेंगे। दोस्तों ये ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक जो है वो भी बेहद ही कारगर है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे स्किप करना जायज़ नहीं होगा। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।